दोस्तों आपको याद होगा कुछ कॉकरोच चाहते थे भारत नेपाल जैसा बन जाए, लेकिन आज नेपाल की तस्वीर देखिए। सड़कों पर आगजनी, पथराव, पुलिस की फायरिंग, तनाव और कई लोगों की मौत। आखिर नेपाल में ऐसा क्या हुआ कि एक स्थानीय विवाद देखते देखते हिंसा में बदल गया? पुलिस की कार्रवाई पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, क्या आने वाले दिनों में इस पूरी घटना का एक नया इंटरनेशनल नैरेटिव बनाया जाएगा? सब बताएंगे। आप बस वीडियो अंत तक देखते रहिए और पैम्फलेट को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, इस पूरी कहानी की शुरुआत नेपाल के कोशी प्रांत के सुनसरी जिले से हुई, जो भारत के बिहार बॉर्डर के बिल्कुल करीब स्थित है। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक 26 जुलाई को देवनगंज रूरल म्यूनिसिपैलिटी के कप्तानगंज इलाके में हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच एक झगड़ा हुआ। एक तरफ मंदिर के पास भजन और डीजे चल रहा था, दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय का कार्यक्रम था। रिपोर्ट्स के अनुसार मंदिर के पास बज रहे डीजे को लेकर विवाद शुरू हुआ। उसी दिन बिजली के खंभे पर लगे एक झंडे को लेकर भी तनाव बढ़ा था। आरोप है कि एक पक्ष का झंडा हटाकर दूसरे पक्ष का झंडा लगाया गया, जिसके बाद दोनों पक्षों में बहस हुई। बहस पथराव में बदली और देखते ही देखते पूरा इलाका हिंसा की चपेट में आ गया। यहीं से मामला सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं रहा। सुनसरी जिले से तनाव दूसरे इलाकों तक फैलने लगा। कई जगह आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसा की घटनाएं सामने आई। हालात इतने बिगड़ गए कि नेपाल पुलिस और आर्म्ड पुलिस फोर्स को बड़ी संख्या में तैनात करना पड़ा। कई इलाकों में कर्फ्यू लगाना पड़ा और प्रशासन को अतिरिक्त सुरक्षा बल बुलाने पड़े। लेकिन दोस्तों, यहीं से इस कहानी का दूसरा और ज्यादा विवादित हिस्सा शुरू होता है। हिंसा के बाद नेपाल सरकार ने कहा कि हालात को नियंत्रित किया जा रहा है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और शांति बनाए रखने की अपील भी की। लेकिन विपक्ष और स्थानीय लोगों का आरोप है कि शुरुआती तनाव को समय रहते नहीं रोका गया। अगर प्रशासन पहले सक्रिय होता तो शायद हिंसा इतनी नहीं फैलती। यहीं एक और गंभीर आरोप सामने आया। कुछ हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों का दावा है कि पुलिस की कार्रवाई एक तरफा और जरूरत से ज़्यादा कठोर थी। अब तक जिन 3 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, ओम प्रकाश मेहता, जयप्रकाश मेहता और 15 वर्षीय गणेश यादव, उनकी मौत पुलिस फायरिंग में होने का दावा किया जा रहा है। खासकर 15 साल के गणेश यादव की मौत को लेकर नेपाल में काफ़ी नाराजगी देखने को मिल रही है। ये वीडियो देखिए। सुदर्शन टीवी की रिपोर्ट के अनुसार ये व्यक्ति 15 साल के गणेश यादव का भाई है, जो अपने भाई की मौत के लिए नेपाल पुलिस को जिम्मेदार बता रहा है। नेपाल मीडिया आउटलेट काठमांडू पोस्ट ने भी पुलिस की कठोर कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। विपक्ष के नेताओं ने भी पुलिस एक्शन पर सरकार की निंदा की है और अब नेपाल के हिंदू संगठन भी मांग कर रहे हैं कि सुनसरी कांड पर सरकार निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन करे। अब यहाँ एक बात पर ध्यान दीजिए, नेपाल में यह हाल के वर्षों की सबसे बड़ी हिंसा की घटनाओं में गिनी जा रही है और यही वजह है कि अब प्रधानमंत्री बलेन शाह की सरकार पर भी सवाल उठने लगे हैं। आलोचकों का कहना है कि सरकार कानून व्यवस्था संभालने में नाकाम रही, जबकि सरकार का कहना है कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हर जरूरी कदम उठाए गए। लेकिन दोस्तों, मुझे लगता है कि इस कहानी का एक और हिस्सा है जिस पर अभी बहुत कम चर्चा हो रही है, और वो है नैरेटिव वॉर। ध्यान दीजिए, अभी तक इस पूरे मामले पर ग्लोबल मीडिया की कवरेज काफ़ी सीमित रही है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने रिपोर्टिंग की है, लेकिन अभी वैश्विक नैरेटिव पूरी तरह बना नहीं है। लेकिन अगर आप पिछले कुछ वर्षों का ट्रेंड देखें तो आपको एक पैटर्न ज़रूर दिखाई देगा। नेपाल में जहां से ये हिंसा शुरू हुई, वह इलाका भारत के बिहार बॉर्डर के बेहद करीब है। दोनों तरफ लोगों का आना जाना, सामाजिक और सांस्कृतिक संपर्क वर्षों से रहा है। ऐसे में अगर आने वाले दिनों में कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान या कमेंटेटर्स ये तर्क देने लगे कि नेपाल में बढ़ता तनाव भारत की राजनीति, हिंदुत्व या भारतीय प्रभाव का परिणाम है, तो हैरान मत होइएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ऐसा नैरेटिव पहले भी बनाया जा चुका है। उदाहरण के तौर पर 2024 में TRT वर्ल्ड ने एक लेख प्रकाशित किया था जिसका शीर्षक था फ्रॉम अयोध्या टू जनकपुर, हाउ इंडियन हिंदू नेशनलिज्म क्रॉस्ड इनटू नेपाल। उस लेख में यह तर्क दिया गया कि भारत का हिंदुत्व आंदोलन नेपाल के सामाजिक और राजनीतिक माहौल को प्रभावित कर रहा है। नेपाल में हिंदू राष्ट्र और राजशाही की मांग भारतीय राजनीति से प्रेरित है और इससे वहाँ तनाव बढ़ रहा है।
यानी ये नैरेटिव नया नहीं है। इसीलिए अगर आने वाले दिनों में नेपाल के इस हिंसा को भी भारत, प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी, आरएसएस या हिंदुत्व से जोड़ने की कोशिश की जाए तो उस दावे को तथ्यों के आधार पर परखना जरूरी होगा, सिर्फ हेडलाइन देखकर नहीं। लेकिन यहाँ एक बात उतनी ही स्पष्ट रहनी चाहिए, नेपाल सरकार की जांच अभी जारी है। अभी तक किसी आधिकारिक जांच में भारत, किसी विदेशी संगठन या किसी अंतर्राष्ट्रीय साजिश को इस हिंसा के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है। इसलिए सोशल मीडिया पर चल रहे हर दावे को सच मान लेना भी ठीक नहीं होगा। फिलहाल सबसे ज़रूरी बात यह है कि नेपाल में हिंसा पूरी तरह रुके, दोषियों की जाँच हो, पुलिस कार्रवाई की भी पारदर्शी समीक्षा हो और जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है उन्हें न्याय मिले। क्योंकि आखिरकार किसी की भी हिंसा में सबसे बड़ा नुकसान राजनीति का नहीं, आम लोगों का होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।